आज अपना लेक्चर 9 है फॉर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लेक्चर 9 में आज अपना टॉपिक है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ये जो मेन टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए का बेसिक प्रोनाउंसिएशन एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल एक बार में प्रूफ नहीं हुआ, उसका जो पैराडाइम है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या निकल के आता है कि एक तरह का बैक्टीरिया दूसरे तरह के फॉर्म में मिराकुलसली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर ग्रिफिथ को नहीं मालूम है। फिर उसके बाद आया दूसरा, जिसको बोलते हैं अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। उसमें बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का, कि वो डीएनए ही है जिसकी वजह से आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग substance, transforming chemical, but it does not explicitly proves that DNA is genetic material. तो all biologists were not convinced. अभी उसके बाद क्या आया? हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी से पहले कंसेंसस क्या था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, और अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी के बाद ज्यादातर साइंटिस्ट क्या मानने लगे? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट ऑल वेर नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोटीन वर्सेस डीएनए का जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है वो इस एक्सपेरिमेंट ने रिजॉल्व किया, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली इसमें दो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। पहला कौन है? अल्फ्रेड हर्शे। अल्फ्रेड हर्शे, हर्शे चॉकलेट भी आता है ना, आता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा? मार्था चेज। मार्था चेज आई गेस वाज फीमेल, ठीक है। अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज, इन दोनों ने मिल करके एक्सपेरिमेंट किया। आई गेस 1952 में एक्सपेरिमेंट किया दोनों ने, ठीक है। और इन दोनों ने क्या यूज किया? रेडियो आइसोटोप। क्या यूज किया? यूज्ड रेडियो आइसोटोप। अब पहले बात तो ये रेडियो आइसोटोप का मतलब क्या है? रेडियो आइसोटोप का मतलब है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, नॉट जस्ट एनी आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन हम लोग बोलते हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। आइसोटोप किसको बोलते हैं मालूम है ना? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। सो इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ठीक है। लेकिन याद रखना इसमें से ये तीनों आइसोटोप है। किसके आइसोटोप है? हाइड्रोजन के। दीज थ्री आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन याद रखना ये दोनों कैसे हैं? नॉन रेडियो आइसोटोप है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। सो दे आर नॉन रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। और ये ट्रीटियम कैसा है? ये रेडियो आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। तो ऑल आइसोटोप्स आर नॉट रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स जनरली उनमें मास नंबर बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा ही होता है, ठीक है, इन जनरल। सो देखो ये क्या है? ये तो हाइड्रोजन का है, ठीक है। लेकिन हर्शे और चेज ने कौन सा आइसोटोप यूज किया? रेडियो आइसोटोप। और किसका रेडियो आइसोटोप यूज किया? रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, ठीक है। सो जो रेडियो आइसोटोप होगा उस पर मैं ऐसे स्टार बना दूंगा, ऐसे एस्टरिस्क बना दूंगा, ठीक है। इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव है, जैसे ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप कैसा होगा? रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सो सल्फर जो होता है, जो नॉर्मल होता है वो होता है P30, सॉरी S32। सल्फर को पी से लिख रहा हूँ सल्फर नॉर्मल कैसा होता है? सल्फर 32, ये नॉर्मल सल्फर होता है, ठीक है। लेकिन जो रेडियो आइसोटोप इन लोगों ने चूज किया वो कौन सा चूज किया? सल्फर 36 नहीं, सल्फर 35, ठीक है। सल्फर 36 भी होता है, लेकिन इन्होंने कौन सा चूज किया? सल्फर 35, जो अवेलेबल था वो चूज किया, ठीक है, सल्फर 35, ठीक है। और फॉस्फोरस नॉर्मल कौन सा होता है? फॉस्फोरस 31। और कौन सा यूज किया? फॉस्फोरस 32।
ये जो फॉस्फोरस 32 है और ये जो सल्फर 35 है, ये दोनों कैसे आइसोटोप हैं? रेडियो आइसोटोप्स हैं। बोथ आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, मतलब इसमें और इसमें किसका अंतर है? P31 और P32 में किसका अंतर है? डेंसिटी का भी और रेडियो एक्टिविटी का भी। P31 and P32 differ in density as well as radioactivity. S32 and S35 differ in density as well as radioactivity. ठीक है, इसमें बात करें तो प्रोटियम ड्यूटेरियम डिफर ओनली इन डेंसिटी बट नॉट इन रेडियोएक्टिविटी, और ऑब्वियसली इसमें ये रेडियोएक्टिविटी वाइज डिफर करता है। ठीक है, सो ये जो हाइड्रोजन वाला है ये मैंने समझाने के लिए लिया है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, हर्शे चेज से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, so Hershey-Chase experiment was an experiment done by Alfred Hershey, Martha Chase। ठीक है, ईयर भी सिग्निफिकेंट है, मिड 20th सेंचुरी 1952 के आसपास किया। ठीक है, यूज्ड रेडियो आइसोटोप्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो याद रखना, नॉर्मल आइसोटोप और रेडियो आइसोटोप। ऊपर कौन सा लिखा है? नॉर्मल। नीचे कौन सा लिखा है? रेडियो आइसोटोप। सो ऊपर वाला कौन सा है? नॉर्मल फॉर्म, और नीचे वाला कौन सा है? रेडियो आइसोटोपिक फॉर्म या रेडियो आइसोटोप। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब सवाल ये है कि यही रेडियो आइसोटोप क्यों चूज किया, क्यों नहीं ये सब चूज किया, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब क्यों नहीं चूज किया? सो उसका कारण ये है कि ये क्या करना चाहते हैं? सेलेक्टिवली लेबल करना चाहते हैं। किसको? प्रोटीन को और डीएनए को। ठीक है, सो डिस्कशन क्या चल रहा है? क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है? सो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट बेसिकली डीएनए वर्सेस प्रोटीन है। क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ठीक है, सो सल्फर और फॉस्फोरस क्यों ले रहे? क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, प्रोटीन बट नॉट डीएनए। ठीक है, और अगर हम लोग फॉस्फोरस पे आए, सो नॉर्मल प्रोटीन्स में फॉस्फोरस नहीं होता लेकिन डीएनए में फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट प्रोटीन, डीएनए बट नॉट प्रोटीन। ठीक है, अब ये जनरल रूल है, याद रखो, सल्फर तो डीएनए में नहीं होता लेकिन प्रोटीन में होता है। कौन कौन से दो अमीनो एसिड में सल्फर होता है? सिस्टीन, मेथियोनिन। अरे प्रोटीन में तो 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं ना, लेकिन जो दो अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग होते हैं वो कौन से होते हैं? सिस्टीन और मेथियोनिन, ये दो अमीनो एसिड में सल्फर होता है। ठीक है, डबल ए स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड। ठीक है, सो सल्फर इज प्रेजेंट इन सिस्टीन एंड मेथियोनिन अमीनो एसिड, इसलिए प्रोटीन में सल्फर है लेकिन सल्फर ना डीएनए की शुगर में है, ना डीएनए के बेस में है, और ना फॉस्फेट ग्रुप में है। ठीक है, फॉस्फोरस जनरली डीएनए में ही होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। कुछ प्रोटीन होते हैं फॉस्फोप्रोटीन जिसमें फॉस्फोरस होता है लेकिन वो बहुत स्पेशल है, तो यहाँ पे उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप एक बात बताओ, अगर ये वाला आइसोटोप यूज करेंगे P32 तो रेडियो एक्टिव क्या होगा? प्रोटीन या डीएनए? डीएनए। और अगर ये वाला आइसोटोप यूज करेंगे तो रेडियो एक्टिव क्या होगा? प्रोटीन, क्योंकि सल्फर 35 अमीनो एसिड में जाएगा, मतलब प्रोटीन में जाएगा, मगर वो डीएनए में नहीं जाएगा, नेवर, क्योंकि डीएनए में सल्फर का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, सो आइडिया ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रेडियो लेबलिंग, क्योंकि एलिमेंट ऐसा चूज कर रहे हैं जो एक गिवन क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल में है, अदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल में नहीं है। ठीक है, सो हर्शे एंड चेस का जो जीनियस आइडिया था वो क्या था कि दे सेलेक्टिवली रेडियो लेबल्ड, रेड लेबल नहीं, रेडियो लेबल, दे selectively रेडियो लेबल्ड क्या? डीएनए विथ P32, याद रखना P32 रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, एंड
प्रोटीन विथ S35, S36 नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं S35। तो ये दो आइसोटोप लिया, रेडियो आइसोटोप लिया, और इन दोनों का यूज करके प्रोटीन को और डीएनए को सेलेक्टिवली रेडियो लेबल किया। अब सवाल यह है कि कौन से किसके डीएनए को और किसके प्रोटीन को, ठीक है। तो उसका जवाब यह है कि उन्होंने दो तरह के बैक्टीरियोफेज वायरस बनाए, ठीक है। सो पहले मैं आता हूं बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ठीक है। सो बैक्टीरियोफेज जो होता है, ठीक है, वो ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। सो बैक्टीरियोफेज बेसिकली स्टैंड्स फॉर वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरियम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई बैक्टीरिया का जो फेज होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया का जो फेज होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे आते हैं। लैम्डा फेज, ठीक है, उसमें आता है टी फेज, ठीक है, और टी में बहुत सारे आते हैं इवन नंबर में, T2, T4, T6, ऐसे करते करते आगे भी नंबर होते हैं फेजेस, ठीक है। जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे दो वायरस आया था, टोबैको मोज़ैक वायरस और फेज। वहां पे स्पेसिफिकली बना था T4 बैक्टीरियोफेज। इन लोगों ने जो यूज किया वो स्पेशली T2 यूज किया, बट T2 T4 का डिस्टिंक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि जो टी बैक्टीरियोफेज होता है उसका होस्ट क्या रहता है? ई कोलाई। होस्ट कौन रहता है? ई कोलाई। क्या सारे बैक्टीरियोफेज का होस्ट ई कोलाई है? नहीं, किसी दूसरे बैक्टीरियोफेज का होस्ट दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। लेकिन ये जो टी बैक्टीरियोफेज है इसका होस्ट सेल कौन सा बैक्टीरिया रहता है? ई कोलाई, ठीक है। अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ठीक है। सो बैक्टीरियोफेज के दो पार्ट होते हैं, बैक्टीरियोफेज के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऐसा करके कैप्सिड, जो मैं येलो से बना रहा हूं, ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सिड। ये क्या है? कैप्सिड। याद रखना ये भी कैप्सिड है, और जो इसका टेल का पार्ट है वो भी कैप्सिड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड कैप्सिड है, ठीक है। हाँ, इसके जो ये वाला जो ऊपर का जो पार्ट है जो मैंने हेक्सागोनल बनाया उसको क्या बोल सकते हैं? हेड। इसको क्या बोल सकते हैं? टेल। इसको बोल सकते हैं नेक, ठीक है। लेकिन ये पूरा ही कैप्सिड है, जो मैंने येलो से बना दिया है वो पूरा ही पूरा क्या है? कैप्सिड है। नाउ उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैक्टीरियोफेज जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियोफेज जनरली कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, 5174। कुछ होते हैं जो आरएनए बैक्टीरियोफेज होते हैं, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज, आरएनए बैक्टीरियोफेज है। लेकिन इन जनरल बैक्टीरियोफेज कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका मतलब ये जो ई कोलाई वाला फेज है ये कैसा जीनोम वाला है? डीएनए बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। सो ई कोलाई वाला जो बैक्टीरियोफेज है वो कौन सा बैक्टीरियोफेज है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए फेज है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो जस्ट इमेजिन ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इसका जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो येलो से मैंने बनाया वो क्या है? कैप्सिड, ठीक है। येलो वाला पार्ट क्या है? कैप्सिड। कैप्सिड किसका बना है? प्रोटीन का। कैप्सिड किसका बना है? प्रोटीन का, ठीक है। सो हर्शे और चेज ने दो आइसोटोप का यूज किया, फास्फोरस 32 और सल्फर 35। नॉर्मल फास्फोरस इज 31, नॉर्मल सल्फर इज 32 सल्फर, ठीक है। लेकिन इन्होंने हाई मतलब मोर डेंसिटी वाला रेडियो आइसोटोप यूज किया, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेज यूज किया वो कौन सा यूज किया? टी बैक्टीरियोफेज, जो ई कोलाई का बैक्टीरियोफेज है। मतलब कौन से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएंगे? ई कोलाई को, ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया होस्ट वाला वायरस होता है, और कैसे जीनोम का होता है? डीएनए जीनोम का। रेयर एक्सेप्शन है आरएनए जीनोम वाले बैक्टीरियोफेज, लेकिन यहां पे क्या है? डीएनए जीनोम वाला बैक्टीरियोफेज। इंटरेस्टिंगली जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और बाहर जो इसका कोट है वो क्या है? प्रोटीन का कैप्सिड। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। हर्शे और चेज ने एक तरह के नहीं, दो तरह के बैक्टीरियोफेज बनाए, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट अपना पॉइंट हो जाएगा कि हर्शे एंड चेज क्रिएटेड, हर्शे एंड चेज क्रिएटेड, मतलब यहां पे क्रिएटेड का मतलब है इंजीनियर्ड, बनाया, ये नेचुरली नहीं होता है। दीज फेजेस डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है, मतलब फेज होता है लेकिन ये जो रेडियो लेबलिंग है ये सेलेक्टिव है, मतलब ये इंजीनियर्ड है, ठीक है। सो हर्शे एंड चेज क्रिएटेड, या फिर दूसरा बेटर वर्ड क्या हो सकता है, इंजीनियर, डिस्कवर्ड नहीं, इंजीनियर्ड, बनाया, ठीक है ना। कितने तरह के बैक्टीरियोफेजेस, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। मान लो ये वाला जो है, जस्ट इन केस हम लोग एनसीईआरटी का ही फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सो जैसा एनसीईआरटी में अपने बना हुआ है कि लेफ्ट साइड में कौन सा वाला लिया है जिसका कैप्सिड रेडियो एक्टिव है, और राइट साइड में कौन सा लिया है जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो हम लोग भी वही लेंगे, राइट साइड में कौन सा ले लेंगे जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, और लेफ्ट साइड में कौन सा ले लेंगे जिसका कैप्सिड रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सो मेरे इस इलस्ट्रेशन में आप देखो, लेफ्ट जो पिंक कलर का बना है वो रेडियो एक्टिव है, जो व्हाइट है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सो इस केस में कैप्सिड रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव कैप्सिड, इसका मतलब इस वाले को किस पे ग्रो कराया गया होगा, सल्फर 32 पे नहीं 35 पे, तभी तो उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है ना। और इस वाले का नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है, मतलब P31 वाला डीएनए है, ठीक है, लेकिन S35 वाला कैप्सिड है। दूसरे वाले केस में आप देखो, यहां पे रेडियो एक्टिव डीएनए है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, मतलब कौन सा डीएनए है, P31 नहीं P32 वाला डीएनए है, ठीक है। इसका मतलब ये वाले बैक्टीरियोफेज को कौन से मीडियम पे ग्रो कराया गया होगा, लेफ्ट वाले को, लेफ्ट वाले को कौन से मीडियम पे ग्रो कराया गया होगा, S35, और इसको किस पे ग्रो कराया गया होगा, P32, ठीक है। सो ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं ग्रोन ऑन S35 मीडिया, ये ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया है जिसका सल्फर का सोर्स सिर्फ एक ही है, S35, मतलब रेडियो एक्टिव। और इस वाले में क्या बोल सकते हैं, ग्रोन ऑन P32 मीडियम, ठीक है। तो इस P32 में जो ग्रो किया है उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया है, और S35 में जो ग्रो किया है उसका कैप्सिड रेडियो एक्टिव हो गया है, ठीक है। सो कोई भी बैक्टीरियोफेज ऐसे मीडियम पे नहीं ग्रो कराया गया जिसमें दोनों है, S35 भी और P32 भी। याद रखो इस वाले मीडियम में क्या होना चाहिए, S35 बट नॉट P32, अगर दोनों रहेगा तब तो दोनों रेडियो एक्टिव हो जाएगा ना। सो ये कैसी रेडियो लेबलिंग है, टोटल रेडियो लेबलिंग है या सेलेक्टिव रेडियो लेबलिंग है, सेलेक्टिव रेडियो लेबलिंग है। तो इंटेलिजेंटली Hershey and Chase engineered two types of bacteriophages, one with radioactive capsid and other with radioactive DNA. The one with radioactive capsid was grown on sulfur 35 containing medium, therefore it has radioactive protein capsid. और जो दूसरा वाला है वो किस पे ग्रो कराया गया, P32 मीडियम एज ओनली फॉस्फोरस सोर्स, तो उसका क्या रेडियो एक्टिव हो गया है, डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। इसका मतलब हर्शे एंड चेस को बैक्टीरियोफेज के बारे में मालूम है कि बैक्टीरियोफेज के बाहर क्या होता है, प्रोटीन का कैप्सिड, अंदर क्या होता है, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल। ये चीजें हर्शे एंड चेस को मालूम है, लेकिन हर्शे एंड चेस को ये नहीं मालूम है, ये बात नहीं मालूम है जो मैं अब बोल रहा हूं, कि इसमें और इसमें से ई कोलाई के अंदर जाता क्या है। अगर डीएनए ई कोलाई सेल के अंदर जाएगा तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, और अगर प्रोटीन ई कोलाई सेल के अंदर जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन। ये पता लगाना है, क्या पता है, हर्शे एंड चेस को पहले से क्या पता है कि बैक्टीरियोफेज में दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन का कैप्सिड और अंदर डीएनए का जेनेटिक मटेरियल, ये दे नो वेरी वेल, ठीक है। व्हाट दे डोंट नो इज कि इन दोनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, जो अंदर जाएगा। अगर डीएनए अंदर जाएगा ई कोलाई के
तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अगर प्रोटीन का कैप्सिड अंदर जाएगा ई कोलाई के, तो क्या होना चाहिए? कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, सो हर्शे एंड चेस को पहले से पता है कि वायरस का कंपोजिशन क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है, दे ऑलरेडी नो दिस। बट वो क्या पता करना चाहते हैं कि वायरस सेल के अंदर क्या छोड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली बात क्लियर है। बेसिकली व्हाट दे वांट टू नो कि वायरस क्या सेल को रिलीज करेगा। सो बेसिकली दे आर interested to know what chemical, yeah, I think I should write which chemical bacteriophage releases into Escherichia coli, E. coli होस्ट में क्या रिलीज करेगा वो पता लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक बेटर होगा एक बार रिकैप ले लेते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, हर्शे चेस, अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेस। ठीक है, इन्होंने यूज किया इसका नहीं, हाइड्रोजन का नहीं, तो समझाने के लिए मैंने बताया, इन्होंने यूज किया किसका? रेडियो आइसोटोप का। अभी आगे भी एक्सपेरिमेंट आएंगे, मिसेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, उसमें देखेंगे कौन सा आइसोटोप यूज होता है, N14 और N15, लेकिन N14 N15 में से कोई भी रेडियो आइसोटोप नहीं है। सो मिसेल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट में क्या यूज होता है? नॉन रेडियो आइसोटोप। इसमें हर्शे एंड चेज में क्या यूज होता है? रेडियो आइसोटोप। एक एक्सपेरिमेंट और आएगा, टेलर एक्सपेरिमेंट। टेलर एक्सपेरिमेंट में ट्रिटियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज किया, थाइमिडीन यूज किया बेसिकली। ठीक है, सो हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया टेलर एक्सपेरिमेंट में, तो वो कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया ना, तो वो कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया? रेडियो आइसोटोप वाला। ठीक है, लेकिन ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? रेडियो आइसोटोप वाला। मेसेल्सन स्टाल कैसा वाला है? नॉन रेडियो आइसोटोप वाला। ठीक है, so Hershey and Chase used sulfur and phosphorus radioisotopes which are S35 and P32। ये ही और यही क्यों? क्योंकि ये जो दोनों का कनेक्शन है वो बड़ा यूनिक है। सल्फर प्रोटीन में है लेकिन डीएनए में नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस डीएनए मध्ये आहे मगर प्रोटीन मध्ये नसतात। ठीक है, ऐसा है। अब दे सेलेक्टिवली रेडियो लेबल्ड, दे मतलब कौन? हर्शे एंड चेज selectively radio labeled protein and DNA with radioisotopes, और एक नहीं दो तरह का वायरस बनाया, दो तरह का बैक्टीरियोफेज बनाया। क्या ये बैक्टीरियोफेज नेचर में एग्जिस्ट करते हैं क्या इस कन्फॉर्मेशन में? नहीं, नेचर वाले जो वाइल्ड होते हैं वो ऐसे नहीं होते, इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज किया है? इंजीनियर्ड या क्रिएटेड। ठीक है ना। नाउ अभी ये दोनों को क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको फ्लिप कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि अपना लेफ्ट साइड में कौन सा वाला रखना है? सल्फर 35, ये कौन सा रखना है? P32। ठीक है, ठीक है, सो ये कौन सा वाला केस है? सल्फर 35 वाला केस है क्योंकि इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। और ये कौन सा केस है? P32। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एनसीईआरटी में भी लेफ्ट राइट वैसे ही शो किया है। ठीक है, नाउ अभी क्या करना है? अभी ये समझना है कि ये ई कोलाई होस्ट सेल है। ठीक है, इसको कुछ तो पार्ट्स को तो मैं लेबल कर दे रहा हूं। ये क्या है? ई कोलाई। ई कोलाई को क्या बोल सकते हैं? होस्ट बैक्टीरियम बोल सकते हैं ना। इसके अंदर भी जीनोम है। कौन सा जीनोम है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसके पास भी वही है। ठीक है, सो बात याद रखना कि बैक्टीरिया में ये जो वायरस है ये अपने कुछ तो छोड़ेगा। हर्शे एंड चेस को नहीं मालूम है क्या छोड़ेगा। अगर ये वायरस अपना डीएनए छोड़ेगा इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और अगर ये वायरस अपना प्रोटीन छोड़ेगा मतलब कैप्सिड छोड़ेगा तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है? कैप्सिड। ठीक है, तो यही पता लगाना चाह रहे हैं कि वायरस क्या छोड़ेगा। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये ई कोलाई सेल में क्या छोड़ेगा। अब ऑब्वियसली इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी स्टेज?
इन्फेक्शन, पहली कौन सी स्टेज है? इन्फेक्शन। उसमें क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये अटैच करेगा और डीएनए ट्रांसफर करेगा मगर डिटैच नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। जो दूसरी स्टेज है वो कौन सी है? ब्लेंडिंग या फिर एजिटेशन। उसमें जो कैप्सिड है वो क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। और फाइनली तीसरी कौन सी स्टेज आएगी? सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सारे कैप्सिड एक तरफ आ जाएंगे और सारे सेल्स एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सो उन तीनों स्टेज को मैं दिखाने जा रहा हूं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो पहली स्टेज कौन सी स्टेज है? इन्फेक्शन। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। पहली स्टेज अपनी स्टेज है इन्फेक्शन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो स्टेज नंबर 1 इन्फेक्शन। हर्षे चेस के जो स्टेप्स है उसमें पहला स्टेप कौन सा है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे? स्टेप नंबर 1। ठीक है, इन्फेक्शन में क्या होगा? वेरी सिंपल, ये जो वायरस है ये होस्ट सेल से अटैच होगा और अपना डीएनए ट्रांसफर करेगा। सो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ठीक है, बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर्स डीएनए। बैक्टीरियोफेज attaches to E. coli and transfers its DNA। ठीक है, हर्षे चेस को मालूम नहीं है कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है या प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन स्टेप मैं आपको पूरा बना के बता रहा हूं। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड क्या है? अटैचेस, मतलब ये फिजिकली अटैच होगा किसके साथ? बैक्टीरिया सेल के साथ। और नंबर 2 दूसरा वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रांसफर, मतलब जो डीएनए है वो अंदर से बैक्टीरियल सेल में जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये देखो, ये बैक्टीरिया का सेल है, इकोलाई बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, डज नॉट लुक गुड, मे बी नेक्स्ट टाइम इट विल लुक गुड। ये बैक्टीरिया का सेल है, एक्चुअली और छोटा होता है, फेज बहुत छोटा होता है कंपेरेटिवली, लेकिन मैं ऐसे एक अप्रोक्सीमेशन बना दे रहा हूं, दिस इज नॉट टू स्केल। ठीक है, और ये दूसरा वाला केस है। ठीक है, अब दोनों केस में आप देखो अटैच तो हो चुका है। ठीक है, और सिर्फ अटैच नहीं होगा, ये जो डीएनए है ये ट्रांसफर भी होगा। सो देखो क्या हो रहा है, बेसिकली अंदर से डीएनए भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज का जो डायग्राम है वो ऐसा ही होना चाहिए अपने नोटबुक में, कि सिर्फ अटैच होना नहीं होगा, ट्रांसफर भी होना जरूरी है। सो अटैच एंड ट्रांसफर, बात क्लियर है? ठीक है, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन स्टेज में क्या होगा? बैक्टीरियोफेज अटैचेस फिजिकली एंड ट्रांसफर्स द डीएनए। ठीक है, इवेंचुअली थोड़े समय बाद क्या होगा कि ये जो डीएनए है ये पूरा अंदर आ जाएगा। सो हम लोग ऐसा भी इसको बना सकते हैं कि अटैच किया है और ट्रांसफर कर दिया है, पूरा अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया है। सो एक सेंस में हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जो वायरस का डीएनए है वो अंदर आ चुका है। अब इस वाले केस में जो नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है वो अंदर आएगा, P31 वाला। और इस केस में कौन सा डीएनए अंदर आएगा? रेडियो एक्टिव वाला, मतलब कौन सा वाला? P32 वाला। समझ रहे हो? सो इस केस में रेडियो एक्टिव कैप्सिड अटैच है, S35 वाला, और इस केस में नॉन रेडियो एक्टिव कैप्सिड अटैच है। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें एक बात छुपी है कि डिटैच नहीं होता है, कैप्सिड अलग नहीं होता है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कैप्सिड अलग हो जाए। नेचर में वायरस बैक्टीरियोफेज से चिपक तो सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता, ये भी एक रूल है नेचर का। ठीक है, सो मैं यहाँ पे साफ लिख दे रहा हूं, बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू ई कोलाई एंड ट्रांसफर्स डीएनए बट नॉट डिटैचेस, बट नॉट डिटैच, मतलब जुड़ता है मगर अलग नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम अपना इन्फेक्शन का डायग्राम है। इस वाले केस में नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया है और रेडियो एक्टिव कैप्सिड बाहर रह गया है, और इस केस में क्या हो गया है? रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया है, नॉन रेडियो एक्टिव कैप्सिड बाहर रह गया है। ठीक है, तो यही तो पता करना है हर्षे चेस को कि क्या अंदर आ रहा है। ठीक है, अभी तो मैंने स्टेप बताया, कैसे पता करेंगे कैसे कौन अंदर आया वो लास्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड स्टेप कौन सा होगा? ब्लेंडिंग। सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगला स्टेप कौन सा है?
ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग को हम लोग बोल सकते हैं स्टेप नंबर 2। ब्लेंडिंग को हम लोग बोल सकते हैं एजिटेशन। एजिटेशन मतलब फिजिकली उसको डिस्टर्ब कर देना, फिजिकली डिस्टर्ब कर देना, एजिटेट कर देना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं, किसका? ब्लेंडर का। जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम क्या है? ब्लेंडर। ब्लेंडर नहीं, ब्लेंडर। ठीक है, ब्लेंडर बोल सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट वर्ड क्या है? एजिटेटर। ठीक है, ब्लेंडर या फिर एजिटेटर, ये उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा? कैप्सिड जो है वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, सो ये अपना एक, ये अपना दूसरा। ठीक है, ये जो है ये ई कोलाई वाला डीएनए है जो मैं भी बना रहा हूं। ठीक है, और ये अपना रेडियो एक्टिव वाला डीएनए है। रेडियो एक्टिव वाले को मैं किससे बना रहा हूँ? पिंक से बना रहा हूँ, विच आई मेंटेन थ्रू आउट। इस वाले केस में कैप्सिड देखो अलग हो रहा है, अभी जुड़ा है या अलग हो गया है? अलग हो गया है। इस वाले केस में कौन सा कैप्सिड है? रेडियो एक्टिव कैप्सिड। थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ कि लगे अलग हो गया है। ठीक है, और इस वाले केस में नॉन रेडियो एक्टिव कैप्सिड रहेगा, मतलब S32 वाला कैप्सिड रहेगा, अलग हो गया। सो क्लियरली इसमें क्या हो गया है? डिटैच हो गया है। कौन डिटैच हो गया है? कैप्सिड। किससे डिटैच हो गया है? होस्ट सेल। कैप्सिड डिटैचेस फ्रॉम होस्ट सेल ड्यूरिंग ब्लेंडिंग। ठीक है, ठीक है। सो पहले स्टेप में क्या हुआ था? अटैच एंड ट्रांसफर बट नॉट डिटैच। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ? एम्प्टी कैप्सिड क्या हो रहा है? डिटैच हो रहा है। ये भी एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी कैप्सिड। मतलब जो कैप्सिड जो डीएनए दे चुका है वो एम्प्टी कैप्सिड क्या हो रहा है? डिटैच हो रहा है। अब इसको डिटैच करने वाली फोर्स जो है वो फिजिकल फोर्स है, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ब्लेंडर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ब्लेंडिंग इज द सेकेंड स्टेप। और ब्लेंडिंग जो स्टेप है ये बीच में आना बहुत क्रूशल है, अदरवाइज सुपरनेटेंट नहीं बनेगा। ठीक है, सो जो 3 स्टेप है वो कौन कौन से हैं? पहला वाला इन्फेक्शन, दूसरा वाला ब्लेंडिंग, तीसरा वाला सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे अभी मैं आ रहा हूं। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगेशन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर आपने हाथ में लेके ऐसे गोल गोल घुमाया हो, सो देखा होगा कि उसके पैर पीछे चले जाते हैं। ठीक है, वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, विच इज रिएक्शन फोर्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है ना? सो बेसिकली क्या होता है इसको समझने के लिए एक बार मैं बता रहा हूं। ठीक है, मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है। आई एम रियली बैड एट ड्राइंग टेस्ट ट्यूब, बट लेट अस से दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। डज इट लुक लाइक अ टेस्ट ट्यूब? मे बी। ठीक है, ये क्या है? हाँ, ग्लास टेस्ट ट्यूब ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये ग्लास टेस्ट ट्यूब है, मतलब ये रिजिड है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेंड हो जाएगा वगैरह वगैरह, रिजिड बॉडी है। ठीक है, और ये क्या है? इसके ऊपर लगा हुआ एक हुक है। ठीक है, इससे ये अपने एक पाइवट से जुड़ा हुआ है और ये इसको घुमाएगा। ठीक है, बेसिकली मीन्स कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा अबाउट ए सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, रोटेशन करेगा, वही चैप्टर तुम्हारा नहीं हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली वही होगा ऐसा। ठीक है, अभी क्या होगा? ये घूमेगा। ठीक है, अब अपने को समझना है ध्यान से, अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ मटेरियल है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? ठीक है, सो लेट अस से देयर इज सम मटेरियल इनसाइड टेस्ट ट्यूब, वाटर और व्हाटएवर। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर का मटेरियल है। ठीक है, अब जैसे पानी का बॉटल अगर आप लो, उसके अंदर पानी, उसको गोल गोल घुमाओ तो पानी पीछे चला जाता है। मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस पे कौन सी फोर्स लगेगी। ठीक है, सो टेस्ट ट्यूब के जो ग्लास है, ये जो टेस्ट ट्यूब का ग्लास है, इस पे कौन सी फोर्स लगेगी? सेंटर के तरफ। अरे, जब घुमा रहे हो तो बेसिकली किसको घुमा रहे हो? इसके ग्लास को घुमा रहे हो ना। जब आप बॉटल को घुमा रहे हो तो बॉटल के प्लास्टिक को घुमा रहे हो ना, बॉटल के पानी को तो आप टच नहीं कर रहे हो। पानी जो अंदर का है वो फ्री है। सो वैसे ही ये जो टेस्ट ट्यूब जो नाचेगा ऐसे ऐसे, तो बेसिकली अंदर की तरफ जो फोर्स खींच रही है वो कौन सी है? सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है,
सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। पेटल मतलब टुवर्ड सेंटर और फ्यूगल मतलब फार अवे फ्रॉम सेंटर। एफ फॉर फ्यूगल, एफ फॉर फार, ठीक है। पी फॉर पेटल, पी फॉर पास, ठीक है। सो ये कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। और ये इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? जिसका मटेरियल है उस पर कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वंस अगेन मैं बता रहा हूं कि जब आप टेस्ट ट्यूब को घुमा रहे हो तो टेस्ट ट्यूब के ग्लास पे फोर्स किधर लग रही है? अंदर की तरफ, टुवर्ड सेंटर। लेकिन उसके अंदर का जो फालूदा है उस पे फोर्स किधर लग रही है? बाहर के, अवे फ्रॉम सेंटर। तो जब आप टेस्ट ट्यूब को घुमा रहे हो ऐसा 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 ऐसा, तो आप बेसिकली किस चीज को होल्ड किए हो? टेस्ट ट्यूब के फ्लूइड को या टेस्ट ट्यूब के ग्लास को? ग्लास को ना। तो ग्लास पे कौन सी फोर्स लग रही है? पेटल। और उसके मटेरियल पे कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसके अंदर क्या बना देगी? एक तरह का डेंसिटी ग्रेडियंट बना देगी। क्या बना देगी? डेंसिटी ग्रेडियंट। अब ये डेंसिटी ग्रेडियंट क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब है, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, कि नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा, ऊपर की तरफ डेंसिटी कम बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही इस तरफ आगे की तरफ क्या होगी? हाई डेंसिटी। ऊपर की तरफ क्या होगी? लो डेंसिटी। तो इधर क्या बन जाएगी? लो डेंसिटी मटेरियल, और इधर क्या आ जाएगा नीचे की तरफ? हाई डेंसिटी मटेरियल। इसका मतलब अगर कोई पत्थर होगा या कोई हार्ड चीज होगी, कोई डेंस चीज होगी, डेंस मटेरियल होगा, तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट, ठीक है। और जो लो डेंसिटी वाला मटेरियल होगा वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट। क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट। हाई डेंसिटी वाला सेडिमेंट, लो डेंसिटी वाला सुपरनेटेंट। अब ऑब्वियसली कंपेयर करना हो तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? कैप्सिड की या सेल की? द आंसर कम्स आउट टू बी सेल, ठीक है। तो जो सेल है वो किसमें आ जाएगा? सेडिमेंट में। और जो कैप्सिड है वो किसमें आ जाएगा? सुपरनेटेंट में। मगर याद रखना इस स्टेप को करने से पहले, मतलब कैप्सिड को, जो एम्प्टी कैप्सिड है और सेल है, इसको पहले अलग होना भी तो जरूरी है। अगर इसका इन्फेक्शन के बाद तुरंत अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सुपरनेटेंट नहीं बनेगा। सुपरनेटेंट कब बनेगा? जब हम लोग क्या करें? पहले उसको डिटैच करवाएं, बीच में डिटैच करवाएं। सो व्हाई वी आर डूइंग ब्लेंडिंग इन बिटवीन इन्फेक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन? ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि कैप्सिड डिटैच हो जाए, ठीक है। कैप्सिड डिटैच होगा तभी प्रॉपरली सेपरेट होगा सारा सेल और सारा कैप्सिड, ठीक है। अगर इसी में सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे तो गारंटी नहीं है कि ये सारे कैप्सिड अलग होके लेयर में आएंगे, ठीक है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकल के आते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ऐसा, देखो पहले वाला केस वंस अगेन मैं लेफ्ट में बना रहा हूं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू रिटेन द कलर कोड। सो ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब तो रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये हो गया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट एक इस वाले केस में, पहले वाले केस में, लेफ्ट वाले केस में हम लोगों ने क्या ले रखा था? ठीक है, रेडियो मतलब सल्फर 35 ले रखा था, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में मैं सल्फर 35 वाला ही बनाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब सेल्स में रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है। अब ये क्या है? ये सारे बैक्टीरियल सेल्स हैं, ई कोलाई के सेल्स हैं, इश्क किया कोलाई के सेल्स हैं। इनके अंदर सेल वाला भी डीएनए है और प्लस जो वायरस से आया है वो वाला भी डीएनए है। समझ में आ रही बात? ऐसा सेल वाला भी डीएनए, वायरस वाला, लेकिन रेडियो एक्टिव है क्या? नहीं। अच्छा ये नीचे है, इसको क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट या सेडिमेंट? सेडिमेंट। ये कब बनेंगे? आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा? कैप्सिड। सारा कैप्सिड अलग हो जाएगा। कॉमन सेंस, क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि कैप्सिड की डेंसिटी क्या है? कम है। वाओ, आई हैव ड्रॉन अ वेरी वियर्ड लुकिंग कैप्सिड, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो कुछ कैप्सिड में बना दे रहा हूं क्लोन करके। तो ये कैप्सिड कहाँ आ गए? ऊपर आ गए। ऑब्वियसली कैप्सिड छोटे होते हैं, ठीक है, उनका जो डेंसिटी है वो कम होता है, ठीक है। ऐसा कैप्सिड यहाँ आ गए,
ठीक है। सो ये कौन से वाले केस का सेंट्रीफ्यूगेशन है? S35। लेफ्ट में क्या मैं बना रहा हूं? S35, ठीक है। सो स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा अपना? सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टेप नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी मैकेनिकल प्रोसेस है जस्ट लाइक ब्लेंडिंग, लेकिन इसमें टेस्ट ट्यूब यूज होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या लिखेंगे कि मिक्सचर ऑफ सेल एंड फेज, मिक्सचर ऑफ सेल्स एंड कैप्सिड इज सेंट्रीफ्यूज्ड, ठीक है। और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है एक डेफिनेट टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि बस 1 सेकंड किया हो गया। तो फॉर डेफिनेट टाइम ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, तभी ये लेयर बनती है, ठीक है। और इससे क्या होगा? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1 सुपरनेटेंट एंड नंबर 2 सेडिमेंट। अब ये तो साइंटिफिक विजडम है कि सेडिमेंट में कौन आएगा, मतलब साइंटिस्ट की अकल है, समझ है कि सेडिमेंट में कौन आएगा? ऑब्वियसली सेल्स, ठीक है। और सुपरनेटेंट में कौन आएगा? बोल दो ना भाई, सुपरनेटेंट में कौन आएगा? कैप्सिड, एम्प्टी कैप्सिड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं, नॉट मेनी पीपल नो दिस। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। पहली बात, अगर क्वेश्चन आता है कि सेल से कैप्सिड डिटैच कब होता है, तो कौन सा स्टेप बोलोगे आप? ब्लेंडिंग। अगर ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मतलब सेल और कैप्सिड अलग अलग कब होते हैं, व्हेन डू सेल्स एंड कैप्सिड डिटैच फ्रॉम ईच अदर, तो आंसर क्या है? ब्लेंडिंग। वेरी गुड। लेकिन अगर सवाल आता है कि व्हेन, इस सेंस में सवाल आता है कि कब सारे कैप्सिड एक जगह, 1 लेयर, और सारे सेल्स एक जगह दूसरी लेयर में आते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सुपरनेटेंट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ कैप्सिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, सेडिमेंट। सो इन दोनों में बहुत लोग लैंग्वेज कंफ्यूज है। नीट में क्वेश्चन आएगा तो बहुत क्लियर आएगा कि सेल से कैप्सिड डिटैच कब होता है। नो डाउट आंसर क्या है? ब्लेंडिंग। लेकिन व्हेन डज ऑल कैप्सिड सेपरेट फ्रॉम सेल्स leading to formation of layer of capsids called supernatant and layer of cells called sediment। मतलब सेडिमेंट कब बनता है, सुपरनेटेंट कब बनता है, सारे कैप्सिड लेयर में कब आते हैं ऊपर। अगर ये सेंस आ रहा है तो आंसर क्या देना पड़ेगा? सेंट्रीफिकेशन, ठीक है। अगर ऐसे सवाल आता है कैप्सिड्स सेपरेट फ्रॉम सेल्स, ठीक है, एंड फॉर्म अ यूनिक लेयर सुपरनेटेंट, अगर इस सेंस में क्वेश्चन आता है तब आंसर क्या है? सेंट्रीफिकेशन। और अगर ऐसे बोल रहा है इंडिविजुअल डिटैच होने की बात कर रहा है, ये डिटैच मेन वर्ड है, व्हेन डज द कैप्सिड एम्प्टी कैप्सिड डिटैच, तो आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लेंडिंग, ठीक है। सो डिटैच होना और लेयर फॉर्मेशन होना ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो एक ये वाला केस हो गया, और दूसरा जो केस होगा वो इसके जैसे ही होगा, मगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे ऑब्वियसली। उसमें ये जो कैप्सिड है वो कैसे होंगे? नॉन रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है। इसको मैं नॉन रेडियो एक्टिव बना दे रहा हूं। इट डज नॉट चेंज लाइक दैट, ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा, वाइट नहीं है अपने पास। कलर कोड को रिटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई थिंक बायोलॉजी में आधा खेल कलर कोडिंग का ही है, ठीक है। यूज द राइट कलर फॉर पैरेन्काइमा एंड डिफरेंट कलर फॉर कोलेनकाइमा, ठीक है, वही है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कैप्सिड मैं बना रहा हूं ये नॉन रेडियो एक्टिव कैप्सिड है, ठीक है। मगर यहाँ पे पंगा है, वो ये है कि यहाँ पे जो सेल्स के अंदर डीएनए आया हुआ है, इसमें से सेल वाला डीएनए नहीं, लेकिन जो कैप्सिड वाला डीएनए है वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव होगा। मतलब उसमें क्या होगा? P32। वेरी गुड, ऐसा। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस वाले केस को? इसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी? सेडिमेंट में। और इसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी? सुपरनेटेंट में, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं इसको लेबल कर दे रहा हूं, रेडियो
रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट। और ये क्या है? रेडियो एक्टिव सेडिमेंट। रेडियो एक्टिव सेडिमेंट। रेडियो एक्टिव सेडिमेंट में क्या है? P32, ठीक है। और रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट में क्या है? S35, ठीक है। अब यहां एक बात मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि साइंटिस्ट को ये भी पता है कि कैप्सिड और सेल में से लो डेंसिटी का कौन है? कैप्सिड, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि अंदर क्या जा रहा है, ठीक है। सो अगर अंदर डीएनए जा रहा होता, ठीक है, जो कि जा रहा है, तो सेल्स में रेडियो एक्टिविटी आ गई, तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेडिमेंट। और अगर प्रोटीन रेडियो एक्टिव होता, मतलब अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, तो प्रोटीन भी चला गया होता, लेकिन देखो प्रोटीन नहीं जा रहा है, ठीक है। सो दो बातों का प्रूफ है हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि S35 सेडिमेंट में नहीं जा रहा है, मतलब प्रोटीन सेल में नहीं जा रहा है, तो ये प्रूफ है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये वाला केस। और इस वाले केस में क्योंकि डीएनए अंदर चला जा रहा है सेल के, इसलिए ये वाला केस P32 वाला केस किसका प्रूफ है? कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट दोनों का प्रूफ है। नंबर 1, प्रोटीन, अरे रेडियो एक्टिविटी सेडिमेंट में नहीं है, ये किस चीज का प्रूफ है? प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इस केस में सल्फर 35 यूज किया ना, प्रोटीन ऊपर ही रह गया, अंदर गया ही नहीं, ठीक है। सो ये वाला जो केस है जिसमें रेडियो एक्टिविटी नॉट डिटेक्टेड इन सेल्स, सल्फर 35 वाले केस में, ये किस चीज को प्रूव करता है? दिस प्रूव्स प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। सल्फर 35 वाले केस में डीएनए का तो कोई काम ही नहीं है ना, ठीक है, कोई ट्रैकिंग नहीं है ना डीएनए की। डीएनए की ट्रैकिंग P32 में है और प्रोटीन की ट्रैकिंग S35 में है, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और ये वाला जो केस है जिसमें रेडियो एक्टिविटी सेल्स में डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स कौन से वाले केस में हो रही है? P32। इसका मतलब P32 वाला डीएनए सेल में जा रहा है, तभी तो सेल में नीचे रेडियो एक्टिविटी आ रही है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल्स, ठीक है। ये किस चीज का प्रूफ है? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो एक बात मैं लास्ट में क्लैरिटी के साथ लिखवाना चाहूंगा कि हर्शे एंड चेज को एक्सपेरिमेंट से पहले क्या पता है और एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पता चला, दोनों बातों में अंतर होता है, ठीक है। सो व्हाट हर्शे एंड चेज न्यू बिफोर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। सो बिफोर हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बिफोर हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट व्हाट दे न्यू, उनको पहले से क्या मालूम था, ठीक है ना। सो पहला पॉइंट क्या पहले से मालूम था? कि जो टी बैक्टीरियोफेज है ये इन्फेक्ट करता है किसको? ई कोलाई को, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टी बैक्टीरियोफेज को उसका पैथोजन या फिर पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ठीक है। और ई कोलाई को क्या बोलेंगे? होस्ट, ठीक है। नंबर 2, और क्या पता था? कि टी फेज हैज प्रोटीन कैप्सिड एंड प्रोटीन कैप्सिड एंड डीएनए। ये नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ये नहीं पता था, लेकिन पता था प्रोटीन होता है और कैप्सिड होता है, ठीक है ना। और ये भी पता था कि प्रोटीन में सल्फर है, मतलब प्रोटीन कैसा होता है?
सल्फर कंटेनिंग, और डीएनए कैसा होता है? फॉस्फोरस कंटेनिंग। ऑब्वियसली ये भी हर्शे एंड चेज को पहले से ही पता है, इवन बिफोर हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और क्या पता है? और क्या पता है कि सेल्स हैव ग्रेटर डेंसिटी। सेल्स की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। सेल्स हैव ग्रेटर डेंसिटी देन टी फेजेस या फिर कैप्सिड्स, ठीक है। इसका मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए तो सेल्स कहां जाएंगे? सेडिमेंट में। और फेज कहां जाएंगे? सुपरनेटेंट में। ये सब चीजें मालूम है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या नहीं मालूम है कि डीएनए और प्रोटीन में से अंदर क्या जाता है, ठीक है। सो व्हाट दे डिडंट नो, क्या उनको नहीं मालूम था? व्हाट दे डिडंट नो, तो इसका आंसर क्या है? विच आउट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन और डीएनए में से कौन सा, विच आउट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंटर इनटू सेल्स, ठीक है ना। और इनका कंजेक्चर ये है, इनका कंजेक्चर ये था कि इफ प्रोटीन एंटर सेल्स, अगर प्रोटीन फेज का प्रोटीन सेल के अंदर जाता है, इफ प्रोटीन एंटर्स सेल्स देन प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। अगर सेल के अंदर प्रोटीन जाता वायरस का तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, ठीक है। और अगर डीएनए एंटर्स इनटू सेल, इफ डीएनए एंटर्स cells then DNA was genetic material, then DNA is genetic material, then DNA is genetic material, ठीक है। सो इसमें इंटरेस्टिंग आउटकम ये निकल के आती है कि ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? डिस्कार्ड, कि प्रोटीन अंदर नहीं जाता है। कौन से वाले केस ने इसको डिस्कार्ड कर दिया? S35 वाले केस ने इसको क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। और ये वाला केस क्या हो गया? डिस्कार्ड या अप्रूव? अप्रूव हो गया, ठीक है, कि प्रोटीन तो नहीं जाता है लेकिन क्या जाता है? डीएनए जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब बाइनरी अप्रूवल और डिस्कार्ड मिलता है किसी एक्सपेरिमेंट में तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनइक्विवोकल प्रूफ या फिर अनइक्विवोकल एविडेंस दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका कैसा प्रूफ? अनइक्विवोकल, अनडिनाएबल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई एम्बिगोसिटी नहीं है, ठीक है ना। सो अनइक्विवोकल के लिए एक दो वर्ड में चेंज कर दे रहा हूं। अनइक्विवोकल बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? अनडिनाएबल, और क्या बोल सकते हैं? अनएम्बिगुअस, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। 100% प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से थोड़ा सा रीड करेंगे, ठीक है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, मतलब इस हेडिंग में सर्टेनिटी है, श्योरिटी है। अरे इसका जो है दूसरे लैंग्वेज में अनुवाद क्या होगा? कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, ठीक है। सो फर्स्ट अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो कहां से आया? हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज। They worked with viruses that infect bacteria, which are called bacteriophages. Bacteriophages attach to bacteria. I think keyword क्या है? Attach, ठीक है। And its genetic material enters, attach and transfer, attach and transfer, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अपने जैसा समझता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि वायरस चाहता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल हो उसको बैक्टीरिया अपने जैसा समझे,
सो दोनों में को इवोल्यूशन होता है कि बैक्टीरिया चाहता है मटेरियल से बचना। उसके लिए हम लोग बायोटेक में पढ़ेंगे कि बहुत से बैक्टीरिया एंजाइम बनाते हैं, डीएनए मिथाइलेज, जो अपने डीएनए को वायरस के डीएनए से अलग बनाते हैं, ठीक है, बट वो आगे का चैप्टर है। एनीवेज, तो जो बैक्टीरिया का सेल है वो वायरस के डीएनए को अपना डीएनए समझ के वायरस के प्रोटीन बनाने लगता है। ये बेसिकली इन्फेक्शन, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि आई गेस सेकेंड चैप्टर है अपने 11th के बायोलॉजी का। नेक्स्ट, दे ग्रू सम वायरसेस, कौन से वायरसेस, T2 बैक्टीरियोफेजेस, सम वायरसेस ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, कौन सा फॉस्फोरस, P32, एंड मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर, S35। ये दो अलग अलग पॉपुलेशन है जो इंजीनियर कर रहे हैं, ठीक है। दे ग्रू सम वायरसेस। नाउ वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मतलब P32, उस वाले केस में डीएनए रेडियो एक्टिव होगा मगर कैप्सिड रेडियो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस है मगर प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं है इन जनरल। नेक्स्ट, सिमिलरली वायरसेस गोन ऑन S35 रेडियो एक्टिव सल्फर, उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में होता है सिस्टीन मेथियोनिन अमीनो एसिड में, ठीक है, मगर डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव फेजेस एक तरह के हैं या दो तरह के हैं, दो तरह के हैं। कौन से वाले, S35 वाले रेडियो एक्टिव कैप्सिड और P32 वाले रेडियो एक्टिव डीएनए वाले, ठीक है। इकोलाई बैक्टीरिया को इफेक्ट कराएगा, ठीक है। वायरल कोट्स वेर रिमूव्ड बाय एजिटेटिंग मतलब फिजिकली डिस्टर्बिंग इन अ डिवाइस कॉल्ड ब्लेंडर। तो अटैच हो रहा है इन्फेक्शन, डिटैच हो रहा है ब्लेंडिंग के समय, ठीक है। वायरस पार्टिकल सेपरेट कैसे हो रहे हैं, बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूग। सारे कैप्सिड सुपरनेटेंट में कब आ रहे हैं, जब एक सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विथ वायरस हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वेयर रेडियोएक्टिव, ठीक है। तो P32 वाले केस में क्या रेडियोएक्टिव होगा, सेल्स, और S35 में क्या रेडियोएक्टिव होगा, सुपरनेटेंट, ठीक है। सो लेफ्ट वाला केस कौन सा लिया है एनसीईआरटी ने, S35 लिया है ना, और ये राइट वाला कौन सा लिया है, P32। ऑब्वियसली पहला स्टेप कौन सा होगा, इन्फेक्शन। यहां पे हम लोग को समझना चाहिए, लिखना चाहिए कि अटैच एंड ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा स्टेप कौन सा होगा, ब्लेंडिंग में क्या हो रहा है, डिटैच, अलग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे तो दो वायरस लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 वायरस हैं, 10 वायरस हैं, डज इट मैटर, ठीक है। एक सेल में एक ही आएगा इसकी थोड़ी कोई गारंटी है, एक सेल को 2 तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जैसा मैंने बनाया वो और इलेबोरेट था, यहाँ पे कुछ अलग करके शो नहीं किया एनसीईआरटी ने, बस वैसे ही शो कर दिया है कि सारे सेल्स नीचे आ जाएंगे और सारे कैप्सिड ऊपर चले जाएंगे। सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, कौन से केस में, P32, और सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी होगी, कौन से केस में, सल्फर 35, ठीक है। अच्छा, ये सब अच्छा लग रहा है, ऑल ऑफ इट इज गुड, लेकिन याद रखना कि ये सब किसके ऊपर बेस्ड है, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल किसके ऊपर बेस्ड है, इसके बेस्ड है कि जीनोम इसका क्या है, डीएनए। मगर सारे वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है, ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सो अगर कोई आरएनए वायरस यूज किया होता तो ये भी एक कंसेंसस बन सकता था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक्चुअली कौन सा वायरस यूज किया, डीएनए जीनोम वाला, इसलिए उस टाइम ही स्टैब्लिश हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। अगर आरएनए वायरस यूज किया होता तो उस टाइम कंसेंसस क्या बनता कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए अपने में भी है, वायरसेस में भी है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन इन्होंने इंसिडेंटली कौन सा यूज किया, डीएनए। अब इसके बाद ये तो प्रूफ हो गया कि चलो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब डिबेट किसके बीच में शुरू हो गई, डीएनए वर्सेस आरएनए, ठीक है। सो एक आप टाइमलाइन याद रखो, अवेरी मैक्लॉयड मैकार्टी से पहले प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, हर्शे चेज के बाद प्रोटीन जाए भाड़ में, प्रोटीन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये आया कि ठीक है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मान लिया, लेकिन व्हाट अबाउट आरएनए वायरसेस। तो बहुत से वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सो अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। प्रोटीन एज जेनेटिक मटेरियल का तो डिस्कशन ही खत्म हो गया, उसका खेल खत्म हो गया आफ्टर हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, which was the first undeniable proof that protein does not act as genetic material। उसके बाद प्रोटीन एज जेनेटिक मटेरियल का डिस्कशन ही खत्म हो गया हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। लेकिन अभी भी
आपको मालूम है कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अभी किसका डिस्कशन चालू है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। इसमें याद क्या रखना है कि सारे सेल्स में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। ठीक है, और वायरसेस में दोनों जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी और आरएनए भी। आरएनए वायरसेस में आरएनए जीनोम, डीएनए वायरसेस में डीएनए जीनोम, एज वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर।